विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आशीष पीसीएम में। तो जैसा कि आपको पता है, चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन एवं परावर्तन। ठीक है, उल्टा हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमने देखा था प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, तो मैंने डायग्राम लिखकर बताया था। ठीक है, तो मैंने दो डायग्राम बनाए थे, एक इधर एक इधर। ठीक है, तो मैंने पहले वाले में ऊपर लिया था क्या, विरल माध्यम, और नीचे वाले में लिया था मैंने क्या, सघन माध्यम। ठीक है, इस वाले में क्या ले लिया फिर मैंने, सघन माध्यम, नीचे वाले में ले लिया मैंने विरल माध्यम। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा लिखाई, क्या थी, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में आती है तो उसकी दिशा में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। परिवर्तन कैसे हुआ, देखो ये आपका विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम। देखो विरल का मतलब होता है जहाँ पर कम भीड़ भाड़ हो, और सघन माध्यम का मतलब होता है जहाँ पर आपकी भीड़ भाड़ ज्यादा हो। जैसे तुलना बात करें, मान लीजिए ऊपर वायु है, नीचे क्या है, जल, तो सबसे ज्यादा घना ये वाला है, मतलब वाटर में पास पास होगा सिस्टम, और इस वाले एकदम खुला सिस्टम होगा। तो अब जल और पानी की हम बात करें, जल पानी एक ही हो गया, वायु और जल की बात करें तो आपका वायु क्या हो गया, विरल माध्यम हो गया, जल क्या हो गया आपका सघन माध्यम। ठीक है, तो जैसे हम बात करें, जब आपकी किरण विरल माध्यम से आती है, जब आपकी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से आती है, सघन माध्यम में जाती है, तो क्या होता है, मैंने आपको लिखाया था, जो आपकी प्रकाश की किरण है अवलंब की तरफ क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। ठीक है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है, सघन माध्यम अवलंब की तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, मैंने आपको नाम भी बताया था, जो खड़ी खड़ी रेखा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे। जो प्रकाश की किरण आती है उसे हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है, जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली गई, दूसरे माध्यम में आने वाली किरण क्या कहलाती है आपकी, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ठीक है, आने वाली आपतित किरण, जाने वाली अपवर्तित किरण। ठीक है, अगर मैं प्रकाश की किरण सघन माध्यम से आई, ठीक है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है, सघन मतलब भीड़ वाला क्षेत्र, इसमें कम भीड़ वाला। ठीक है, जब प्रकाश की किरण आपके सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो क्या आती है, अवलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, अवलंब से दूर हट जाती है, तो आपको पता ही है अवलंब में आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण। ठीक है, तो मैंने आपको एक बात बताई थी, जो आपकी आपतित किरण होती है और जो अविलंब होता है, इन दोनों के बीच में कोण बनता है, उस कोण को हम क्या बोलते हैं, आई। और आई आपका क्या होता है, आई होता है आपतन कोण। क्या होता है, आपतन कोण, आपतन कोण। ठीक है, और मैंने आपको बताया था ये आपका अविलंब है। ठीक है, अविलंब और अपवर्तित किरण के बीच में कौन सा एंगल बनता है, आर, और आर एंगल आर को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण। क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण। ठीक, इतनी बात हम लिखा चुके थे। ठीक है, तो अब प्रकाश के अपवर्तन का नियम भी हो चुका था, आज हम देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। ठीक है, तो जो आपके प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने हैं, प्रकाश के अपवर्तन के आपके दो नियम हैं। पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम कहता है, आपको मैंने बताया था, जो प्रकाश किरण आती है उसे हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण, और जो चली जाती है उसे बोलते हैं अपवर्तित किरण। ठीक है, और ये क्या होता है, आपका अविलंब होता है। तो पहला नियम कहता है, प्रकाश के अपवर्तन में जो आपकी आपतित किरण है और जो आपका अविलंब है, जो अपवर्तित किरण है, तीनों के तीनों एक ही तल में होते हैं। किस में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। पहला नियम क्या कहता है, नियम, आपतित किरण, अविलंब, अपवर्तित किरण, तीनों के तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, पहला नियम लिखेंगे, तो हम लिखेंगे क्या, पहले लिखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। कौन सा नियम, पहला नियम, पहला नियम। पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम क्या था, आपतित किरण, आपतित किरण, और आपका क्या, अविलंब, आपतित किरण कौमा अविलंब तथा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, तीनों एक ही तल में होते हैं, तल में होते हैं।
पहला नियम नोट करें। अब आप देखेंगे दूसरा नियम, जो सबने गणित तो पढ़ा ही होगा। दूसरा नियम कहता है, डायग्राम द्वारा बना है, ठीक है। मान लीजिए ऊपर कौन सा आपका विरल माध्यम है, ऊपर नीचे कौन है, सघन माध्यम, ठीक है। तो आपको पता है जब प्रकाश किरण आती है अवलंब की तरफ मुड़ जाती है, ठीक है। आने वाली किरण आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, जाने वाली अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, अभिलंब, नॉर्मल अभिलंब, ठीक है। और मैंने आपको बताया था जो आपतित किरण होती है और अभिलंब के बीच में कौन सा एंगल बनता है, आई, इसे हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण। और जो आपका अभिलंब होता है और अपवर्तित किरण के बीच में जो एंगल बनता है उसे किसे कहते हैं, आर। आर क्या है आपका, अपवर्तन कोण, ठीक है। तो प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम कहता है क्या, दूसरा नियम, दूसरा हो गया ये तो, दूसरा नियम, एक सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम यह कहता है, आई तो पता है आपका, आई क्या है आपका, आपतन कोण, आपतन कोण, और आर क्या है, क्या है आपका, अपवर्तन कोण, ठीक है, अपवर्तन कोण, ठीक है। अब ध्यान से देखना, आपके प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात नियत रहता है, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। अब आप कहेंगे ये जया क्या होती है, जया, ठीक है। देखो जया क्या होती है, समझा, हाई स्कूल तो सब पढ़ रहे हैं, साइन थीटा सुना है, साइन थीटा, साइन कॉस टेन कॉट कोसेक सेक, ठीक है, वगैरह वगैरह। जो आपका साइन होता है, साइन थीटा होता है, ये साइन होती है, उसको हिंदी में बोलते हैं क्या, जया, क्या बोलते हैं, जया, ठीक है। तो हमें क्या लेनी है, आपतन कोण की जया का मतलब क्या हुआ, साइन आई, क्या मतलब हुआ, साइन आई, ये क्या हुआ आपका, आपतन कोण की जया, साइन आई क्या हुई आपकी, आपतन कोण की जया। फिर मैंने क्या बोला, अपवर्तन कोण की जया, मतलब अपवर्तन कोण क्या हुआ आपका, ये साइन आर, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, आपतन कौन सा, अपवर्तन कोण की जया, ठीक है। तो दूसरा नियम यह कहता है, आपतन कोण की जया यानी कि ये, अपवर्तन कोण की जया यानी कि ये, इन दोनों का अनुपात, मतलब अनुपात ले लो, ठीक है। इसी को भाग देने को तो क्या बोलते हैं, अनुपात, ठीक है। तो इन दोनों का अनुपात है, इन दोनों का जो अनुपात निकल कर आएगा वह आपका क्या कहलाएगा, अपवर्तनांक कहलाएगा, क्या कहलाएगा आपका, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक यानी कि उसको दर्शाते किससे, एन से, ठीक है। तो दूसरा नियम क्या कहता है, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया, मतलब साइन आई बट्टे साइन आर, ठीक है। आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का जो अनुपात है किसके बराबर होता है, अपवर्तनांक के बराबर होता है, ठीक है। ये कौन सा नियम कहता है आपका, दूसरा नियम कहता है। और इसी बात को एक और नियम है आपका, स्नेल का नियम, इसी नियम को हम क्या कह देते हैं, स्नेल का नियम भी कह देते हैं, ठीक है। तो दूसरा नियम समझ में आया, तो हम क्या लिखेंगे, दूसरा नियम क्या कहता है आपका, आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया का अनुपात सदैव नियत रहता है, जैसे क्या बोलते हैं, जैसे अपवर्तनांक कहते हैं, जैसे अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। यानी मतलब ये रही आपकी आपतन कोण की जया, ठीक है। ये क्या हुई आपकी अपवर्तन कोण की जया, और ये क्या हो गया उनका अनुपात। अनुपात किसके बराबर होगा, आपके अपवर्तनांक के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, अपवर्तनांक के बराबर होगा, अपवर्तनांक यानी कि एन, ठीक है। यही आपका क्या दूसरा नियम है। अगर आपको ये बात पता है तो ये तो आप लिख दोगे, क्या लिखो, इसको क्या बोलोगे, आपतन कोण की जया, इसको क्या बोलोगे, अपवर्तन कोण की जया, बीच में भाग लगा, इसका मतलब अनुपात किसके बराबर है, अपवर्तनांक। यही आपका क्या, आपका दूसरा नियम है, ठीक है। इस जो नियम है, ये नियम
अब जो आपका आपतन अपवर्तन कोण का जो दूसरा नियम है, इसी नियम को हम क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो आप क्या लिख दोगे, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। अगर आपसे पेपर में कहे स्नेल का नियम लिखिए तो आप क्या करोगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक उतार देना, मतलब आपको अपवर्तन कोण का दूसरा नियम है, जो दूसरा लॉ है उसी को उतार देना, वही नियम क्या कहलाता है, आपका स्नेल का नियम भी कहलाता है। ठीक है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, नोट करेंगे। तो अब आप हेडिंग लगाएंगे। ठीक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, इस पर आपके सवाल पेपर में बनते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न में, बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, उनमें आपका यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक, अभी हमने पढ़ा अपवर्तनांक किससे दर्शाएंगे, इसको n से दर्शाएंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था n क्या है, आपका अपवर्तनांक। ठीक है, अपवर्तनांक। ठीक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है आपका, यह भी एक क्या होता है, दो माध्यमों का क्या होता है, अनुपात होता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक कैसे निकालोगे, आपको क्या करना है, ऊपर लेना है आपका क्या, निर्वात में प्रकाश की चाल। क्या लेनी है ऊपर आपको, जो मैंने आपको लिखाई है, निर्वात में प्रकाश की चाल, दोबारा लिखा देंगे। ठीक है, अपवर्तन क्या होता है, दो माध्यमों का क्या होता है, अनुपात होता है। मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में चाल किसकी, प्रकाश की, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, अरे निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही हम क्या बोलेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। ठीक है, तो अपवर्तनांक तो आपका n हो गया। ठीक है, n बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल को आप किससे डिनोट करोगे, c से। इतना बड़ा तो लिखोगे नहीं, बार बार समय बर्बाद करोगे। तो निर्वात में प्रकाश की चाल को हम लिखेंगे किससे, c से। ठीक है, माध्यम में प्रकाश की चाल उसको दर्शाओ किससे, आप v से। ठीक है, किससे, v से। तो आपका ये सूत्र निकल कर आया n बराबर c/v। देखो निर्वात जानते हो, निर्वात में प्रकाश, निर्वात कहाँ पर मिलेगा आपको, निर्वात उसे कहते हैं जहाँ पर आपकी तनिक भी एयर ना हो, वहां पर आपकी वायु अनुपस्थित हो, उसे हम क्या बोलते हैं, निर्वात बोलते हैं। निर्वात कहाँ मिलेगा आपका, स्पेस में मिलेगा, अंतरिक्ष में। वहां पर एयर तो है नहीं है, तभी तो आपने देखा होगा जो अंतरिक्ष यात्री आते हैं, ऑक्सीजन के गैस के सिलेंडर टांग के ले जाते हैं, पूरा फिक्स होके जाते हैं। ठीक है, हाँ, तो निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है, बट्टे माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम आपका चेंज हो, देखो माध्यम आपका वायु भी हो सकता है, जल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपका माध्यम। ठीक है, हाँ, इसलिए मैंने माध्यम बोला। ठीक है, तो आप देखो जो आपका सी का मान है, सी यानी निर्वात में प्रकाश, इसका मान फिक्स होता है, कितना होता है आपका, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सी का मान तो आपका क्या होता है, फिक्स होता है। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपसे कहेगा, देखो ये एन क्या है आपका अपवर्तनांक, सी निर्वात में प्रकाश की चाल, और वी क्या है आपका माध्यम में प्रकाश की चाल। सी का मान तो आपको पता ही है, किस किस का मान नहीं पता, एक इसका नहीं पता, एक इसका नहीं पता। तो पेपर में क्या करेगा, आपको इसका मान दे देगा तो इसका मान पूछ लेगा, इसका मान दे देगा तो इसका मान पूछ लेगा, इन दोनों में आपको घुमाएगा। क्यों इसको में तो घुमाएंगे, इसका तो मान फिक्स ही होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेंगे। परिभाषा क्या हो जाएगी, लिखें चाहना तो, ठीक है, क्या हो जाएगी परिभाषा, निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम क्या बोलेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। ठीक है, अगर आपको ये याद है तो डेफिनेशन तो बनेगी। ठीक है, लिखें तो लिख लें। ठीक है, इतनी बात नोट कर लें। तो आप इसकी डेफिनेशन देखना चाहें तो कैसे लिखोगे, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है,
निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, तो इस डेफिनेशन नोट करेंगे और कुछ हम प्रश्न देखेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक के ऊपर, नोट करना। तब तक माध्यम आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे कि माध्यम आपका कांच हो सकता है, हीरा हो सकता है, वायु हो सकती है, जल हो सकता है, या आपके क्या हो सकते हैं, माध्यम हो सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन कह रहा है यदि कांच का अपवर्तनांक, यदि कांच का अपवर्तनांक, यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करो। तो कांच में प्रकाश की चाल, तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करो। ठीक है, कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करो। ठीक है, और आपको दिया गया है c बराबर 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, करें हल इसको, नहीं तो हम कराएंगे। ठीक है, तो आपने क्या देखा, क्वेश्चन कह रहा है यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करो, जहां पर आपको c का मान दिया है कितना, 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि कांच का अपवर्तनांक कितना है, 1.5, अपवर्तनांक यानी कि n, मैंने अभी आपको लिखाया था, तो n का मान आपको कितना दिया है, 1.5, यानी अपवर्तनांक आपको दिया है 1.5। तो कह रहा है कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करो। ठीक है, मैंने आपको लिखाया था माध्यम में प्रकाश की चाल, मैंने आपको बताया था माध्यम कुछ भी हो सकता है, जैसे कि लय का कांच हो सकता है, आपका वायु हो सकती है, आपकी हीरा हो सकता है, तो मैंने आपको बताया था। तो माध्यम आपकी बार आपका कौन है, कांच। ठीक है, माध्यम आपका क्या है, कांच है। ठीक है, तो n का मान तो दे दिया 1.5। अब कह रहा है कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करो। कांच क्या है, आपका माध्यम है, यानी v का मान आपसे पूछ रहा है। ठीक है, और c का मान आपको दिया है, c का मान कितना दिया है आपको, 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आपको दिया। तो आप सूत्र जानते हो, क्या कहता है सूत्र, फॉर्मूला क्या कहता है आपका। ठीक है, फॉर्मूला क्या कहता है, n बराबर c/v। n का मान कितना है आपका 1.5, c का मान कितना है 3 गुणे 10⁸। ठीक है, और v का मान आपको निकालना है। तो आप क्या करोगे, 1.5 की जगह तो v ले जाओ और v की जगह आप 1.5 ले आओ। ठीक है, अदला बदली कर लें आप। ठीक है, तो v इधर आई, 1.5 इधर आए, तो v बराबर आपका क्या आया, 3 गुणा 10⁸ बट्टे 1.5। अब आपको पता है 1.5, अगर मैं पॉइंट उठाऊंगा तो एक जीरो आएगी। ठीक है, एक जीरो आएगी। मैं नीचे से पॉइंट उठा रहा हूँ तो जीरो इसकी कहाँ पर आएगी, ऊपर आएगी। ठीक है, अगर मैं यही पॉइंट उठा तो जीरो इसके नीचे आती। ठीक है, अगर नीचे है, ठीक है, इसलिए इसका मैं पॉइंट उठाऊंगा तो जीरो कहाँ पर आएगी, इसकी ऊपर आएगी। ठीक है, तो इसकी जो एक जीरो, एक अंक बाद तो पॉइंट है, एक अंक बाद पॉइंट, तो एक जीरो होगी, एक अंक बाद पॉइंट, इसलिए मैं जीरो उठाई तो जीरो ऊपर लगा दी। ठीक है, 3 के बराबर में जीरो लगा दी। ठीक है, या तो आप अलग ले सकते हो 10। ठीक है, बात एक ही है। आपने देखा तो क्या बना आपका, ये 30 गुणे 10⁸ बट्टे 15। अब 15 के पहाड़े में 30 आते हैं, 15 दूनी 30। ठीक है, 2 बार कट गया, तो आपका v का मान क्या निकल कर आया, आपका v का मान निकल कर आया 2 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, यही अंतिम आंसर है, नोट करें। अब आप देखेंगे आपके लिए एक नया प्रश्न हाजिर है। कह रहा है वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो कह रहा है जल में प्रकाश की चाल ज्ञात करो, और ब्रैकेट में दे दिया उसने जल का अपवर्तनांक कितना, 4/3। ठीक है, तो आप जानते हैं n बराबर क्या होता है आपका, c/v। ठीक है, ये आपको पता है। n क्या होता है आपका अपवर्तनांक, और n का मान उसने कितने लिखा है, 4/3। n बराबर कितना दिया उसने, 4/3। अब कह रहा है वायु में प्रकाश की चाल, यही है पता, यानी ये किसका मान होता है, c का मान होता है। c का मान कितना दिया उसने, 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्या पूछ रहा है, v निकालो। ठीक है, v पूछ रहा है आपसे। ठीक है, क्या करोगे आप, n का मान कितना है, 4/3 लगा दिया, c का मान कितना है 3 गुणा 10⁸। ठीक है, और v का मान कितना है ये। अब आपको क्या करना है, कैंची गुणा करनी नहीं जानते आप, इस प्रकार 3 का गुणा इसमें करें, 4 गुणा इसमें करें। देखो 4 है वहां पर v ले आओ, और v है वहां पर 4 ले जाओ, 3 गुणा इसमें कर दो। ठीक है, तो v यहाँ पर आ गई आपकी, आ गई v यहाँ पर आ गई। 3 गुणा इसमें करो, 3 तक के 9, 3 तक के 9 इंटू 10⁸
8 और 4 थे इधर आगे इसके नीचे, ठीक है, समझ में आया, इतना हो गया। अब आपको क्या करना, 4 का 9 में भाग लगा देना है, वही आंसर हो जाएगा। तो लगाओ भाग, 4 एकम 4, कितने बचे 5, पॉइंट ओ क्या बचे 4 दूना 8 4 दूना 8, एक अच्छा पॉइंट लगाएं, 0 लगाएं, 4 दूनी 8, कितने बचे 2 बचे, पॉइंट लगाइए, अपने आप 0 आ गई, 4 पंजे 20, ठीक है। तो 20 से 20 आपका कट गया, तो आंसर कितना निकल के आया 2.5 नहीं 2.25 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, यही आपका अंतिम आंसर है। नोट करें, नोट करा। तो अब आप देखेंगे आपके लिए एक प्रश्न दिया गया है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है यदि कांच में प्रकाश की चाल कितनी है आपकी 2 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, तो कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है आपको, और यहाँ पर सी का मान दिया है आपको इतना। तो अब आप देखेंगे सूत्र तो आपको पता है, एन बराबर क्या होता है सी बट्टे वी। कह रहा है यदि कांच में प्रकाश की चाल 2 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड है, तो कांच का अपवर्तनांक ज्ञात को, अपवर्तनांक मीन्स एन आपसे पूछ रहा है। तो देखो सी का मान तो आप आंख नीचे लगाने कितना होता है, ये होता है, पहले से ही दे दिया उसने 10 की पावर 8। कह रहा है प्रकाश की चाल किस में, कांच में कितनी दी उसने, इतनी, यानी वी का मान कितना दे दिया उसने 2 गुणा 10 की पावर 8, ठीक है। तो क्या करें, देखो 10 की पावर 8 से 10 की पावर 8 चले गए, और 3 में 2 का भाग लगाओ, मतलब 3 का आधा, किसी में 2 का भाग लगाने का तात्पर्य यह है उसका आधा करना। मैंने 10 में 2 का भाग लगाया तो कितना निकला 5 निकल रहा है, 5 क्या आपका 10 का आधा है। अगर मैं 20/2 लिख दूं, इसका मतलब 20 का आधा कर दूं, 10 हो गया। अब 3 का आधा क्या होगा, 1.5 तो होगा, 1.5 यानी 1.5। ऐसा समझ में नहीं आ रहा, सीधी सी बात है, 2 का 3 में डिवाइड करो, ठीक है, देख लो जिनको नहीं आता। 2 का पारा 3 से आगे नहीं, 2 एक कम 2, एक बचा, पॉइंट लगाओ, 0 लगाओ, 2 पंजे 10, कितना निकल कर आया 1.5, ठीक है, नोट करना। अब हम बात करें लेंस क्या होता है, मतलब लेंस के बारे में पढ़ेंगे। देखो लेंस की हम बात करें, ठीक है, लेंस क्या है, लेंस से क्या होता है, लेंस एक कांच होता है, कांच यानी कांच होता है, और यह कैसा होता है आपका पारदर्शी होता है। पारदर्शी मतलब, हाँ, लेंस आपको क्या होता है, लेंस एक कांच होता है जो कैसा होता है पारदर्शी। पारदर्शी सुना होगा आपने, पारदर्शी और अपारदर्शी। पारदर्शी उसे बोलते हैं जिसके हम आर पार देख लें, ठीक है, जैसे कि कांच, उसके हम आर पार देख सकते हैं, ठीक है। और आपका क्या हो गया अपारदर्शी, क्या होता है जैसे लकड़ी के क्या आप आर पार देख सकते हो, नहीं देख सकते, तो उसको बोलते हैं अपारदर्शी। और एक होता है आपका पारदर्शी। लेंस क्या है आपका, मतलब लेंस क्या एक कांच होता है जो कि क्या होता है आपका पारदर्शी होता है, ठीक है। तो डेफिनेशन नहीं पूछेगा, आप हम प्रकार के देखें तो आपका लेंस है और 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका उत्तल लेंस, क्या होता है आपका, एक उत्तल लेंस होता है, और क्या होता है एक अवतल लेंस होता है, ठीक है, अवतल लेंस। एक लाइन में तो आप लिख लें कि सामने क्या होता है, यह एक पारदर्शी कांच होता है, कांच होता है, ठीक है। लेंस का होता है आपका एक पारदर्शी कांच होता है, और प्रकार की बात करें तो ये कितने प्रकार का होता है आपका, ये 2 प्रकार का होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, ठीक है, यानी कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। नोट करेंगे, अब एक एक करके हम डेफिनेशन देखेंगे इनकी, यानी कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब आप हेडिंग डालें उत्तल लेंस। देखें आप उत्तल लेंस क्या होता है, सबसे पहले इसका डायग्राम देखें किस प्रकार दिखाया जाता है उत्तल लेंस, ठीक है। आपने लैब में देखा होगा जो आपका उत्तल लेंस होता है कुछ इस प्रकार होता है, कुछ इस प्रकार होता है आपका क्या उत्तल लेंस, ये आपका क्या उत्तल लेंस, ठीक है। तो आप ध्यान पूर्वक देखोगे इस लेंस को, यहाँ देखो किनारों पर कैसा है आपका पतला है, और बीच में कैसा है मोटा है। तो सिंपल डेफिनेशन क्या लिखोगे, वह लेंस जो किनारों पर कैसा हो पतला हो और बीच में कैसा हो मोटा हो, उसे हम क्या बोलेंगे उत्तल लेंस बोलेंगे, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, वह लेंस जो
किनारों पर पतला होता है तथा बीच में मोटा होता है। मोटा होता है उत्तल लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस कहलाता है। ठीक है, नोट करेंगे आप। अगर आपको डायग्राम दिखाई दे गया तो आप परिभाषा तो लिख ही लोगे। देखो किनारों पर कैसा है आपका पतला है, बीच में कैसा है आपका मोटा है, यही आपका क्या है उत्तल लेंस। ठीक है, तो यह आप देखें यह आपका क्या है अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस आपका क्या होता है, किनारों पर कैसा होता है आपका मोटा और बीच में कैसा होता है आपका पतला। तो आप क्या लिखोगे, वह लेंस जो किनारों पर कैसा हो मोटा होता है तथा बीच में पतला होता है, अवतल लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है आपका अवतल लेंस कहलाता है। ठीक है, नोट करें। तो प्रिय विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।